करके किसी की मां को गाली देने की हिम्मत आती है भाई। आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, आजादी के इतने साल जिन्होंने राज किया, उस पार्टी के जिम्मेवार लोग मोदी के साथ भिड़ने के बजाय अब मोदी की मां को गाली दे रहे हैं, मोदी की मां को बदनाम कर रहे हैं। जिस मां को राजनीति का र मालूम नहीं है, जो मां अपनी पूजा पाठ घर में अपने भगवान के स्मरण में समय बिता रही है, उस मां को राजनीति में घसीट के लाए। कांग्रेस के लोग, मोदी से मुकाबला करने की आपकी ताकत नहीं है। पिछले 17-18 साल से सीना तान करके आपको एक एक मौके पर चुनौती देता आया हूं और आपको पराजित करके आया हूं, और आप यहां तक पहुंच गए, मां को घसीट के ले आते हैं। अरे यहां भी चुनाव लड़ने वाले लोग भी एक दूसरे की मां की चर्चा नहीं करते होंगे। क्या कांग्रेस को शोभा देता है? क्या उनके नेता को शोभा देता है? क्या और कांग्रेस वाले ये समझते हैं क्या कि मोदी की मां को गाली देने से उनकी जमानत बच जाएगी? नमस्कार साथियों, मैं सैयद हैदर और आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ 24। आज हम बात करेंगे जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, वो अपनी संवैधानिक भाषा को और उन पद की गरिमाओं को भूल रहे हैं। जैसा कि हम बताएंगे कि एक वानगी कुछ इस तरह सा है कि मोदी अगर हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा। मोदी सांप की तरह से है, आप इसका विश्वास करें या फिर ना करें, लेकिन अगर आप इसे छुओगे तो मारे जाओगे। और एक जगह विपक्ष कहता है कि मोदी जी की तुलना कभी सद्दाम हुसैन से की जाती है, कभी मोदी जी की तुलना मुरासोली मारन से की जाती है, कभी मोदी जी की तुलना हिटलर से की जाती है, कभी मोदी जी की तुलना तैयब रजब उर्दगान से की जाती है। आखिर भारतीय राजनीति के भाषाई स्तर जो है इतना क्यों गिरता जा रहा है, ये एक सोचने का और विचारणीय प्रश्न है। राजनीतिक पदों पर बैठे कुछ लोग जो भारत के पक्ष और विपक्ष की निगाह से देखते हैं, चाहे उसमें समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या विशेषकर कांग्रेस पार्टी हो, जो अपनी भाषाई सीमा को लांघ जाते हैं और इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करने लगते हैं। संवैधानिक पदों में से एक सर्वोच्च पद है प्रधानमंत्री का पद। प्रधानमंत्री के पद की भी गरिमा नहीं रखी जाती और विपक्ष इस गरिमाए पद के लिए अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस पर भी कुठाराघात करता है। आइए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से विपक्ष प्रधानमंत्री जैसे सम्मानित पद के लिए और गरिमाई पद के लिए आखिर क्या कहता है। हम इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहता है प्रधानमंत्री पद को लेकर। आज देश की बागडोर पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में नहीं है कि जिन्होंने किताब लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आज देश की बागडोर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के हाथ में नहीं है, जो विदेश पढ़ करके आए थे और इस देश की ड्राफ्टिंग कमेटी में कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का काम किया, बनाने का काम किया। आज देश की बागडोर 23 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल जाने वाले शहीद आजम भगत सिंह के हाथ में नहीं है। आज देश की बागडोर एक ऐसे इंसान के हाथ में है जो अपनी पत्नी की जिम्मेवारी ना उठाया हो, वो देश की जिम्मेवारी उठाएगा। बताइए, आज देश की बागडोर एक ऐसे हाथ में है जो कहता है कि पीएफआई के नाम में भी इंडिया है। मतलब कुत्ता को भी 4 पैर होता है, गधा को भी 4 पैर होता है, इसलिए सारे गधे कुत्ते हैं। अगर ये रीजनिंग मैं लगाऊं, जो रीजनिंग इस देश के प्रधानमंत्री ने लगाया है, तो मैं ये कह सकता हूं ना कि प्रधानमंत्री जी को भी 2 आंख है और गधा को भी 2 आंख होता है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं भाजपा, मोदी और आरएसएस की चर्चा करूं।
मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि कितनी गंभीर परिस्थिति में आज हम खड़े हैं। इतनी गंभीर परिस्थिति में खड़े हैं कि संस्थाओं को तो छोड़ दीजिए, व्यक्तियों को भी बोलने का अधिकार नहीं है। इसीलिए जब आज आप यूथ कांग्रेस का झंडा अपने हाथ में उठाए हुए हैं, जब आप कहते हैं यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जिस देश की 55% आबादी नौजवान हो, जिस देश में दुनिया का हर 5वां युवक भारतीय हो, जिस देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो, और जिस देश में जिस दिन कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा था, उससे ठीक कुछ दिन पहले कारगिल में लड़ने वाले शहीदों के परिवार के साथ कैसी नग्नता की गई है, ये वीडियो आप लोगों ने देखा है। इसीलिए आप अपनी जिम्मेवारी को समझिए। आप इस गंभीर समय में जो आपकी भूमिका है उसको आपको समझने पड़ेगी। और मेरा मानना बिल्कुल साफ है, जैसे बिना विचार की कोई राजनीति नहीं होती है, उसी तरह से बिना नौजवान के, बिना विद्यार्थी के कोई पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती है। इस बात को याद रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सत्य का शासन हो और सत्ता पे बैठे हुए लोगों का जो अहंकार है, उस अहंकार को चकनाचूर किया जाए, जिस लोकतंत्र की बुनियाद पर, जिस जमहूरियत के दम पर आज उनको कुर्सी पे बिठाई गई है, अगर आप उनको नीचे उतारना चाहते हैं तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि इस देश के नौजवानों और विद्यार्थियों को सबसे बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी। जब तक उनके सामने हम सच्चाई लेकर के नहीं जाएंगे, जब तक हम घर घर नहीं पहुंचेंगे, तब तक इस सत्ता पे बैठे हुए लोगों को हम सत्ता से बाहर नहीं कर सकते हैं और लोकतंत्र को बचा नहीं सकते हैं। गांधीवादी तरीका यह है कि चंपारण में जब किसान लड़ रहे थे तो गांधी जी शहर छोड़ करके चंपारण चले गए, वहीं आश्रम बना दिया, महीनों तक लड़ते रहे और अंग्रेजों को धूल चटा दिया। ये गांधीवादी तरीका है। वो मजबूती ऐसे होगी, गांधीवादी तरीके से होगी कि हम एक समस्या को उठाएंगे, लगातार आंदोलन करेंगे और जब तक सरकार और प्रशासन को झुका ना दें, अपने आंदोलन को वापस नहीं लेंगे। ये तरीका हमको अपनाना पड़ेगा। और एक बात याद रखिएगा, जब आप आंदोलन जीतते हैं, जब आप संघर्ष को जीतते हैं, तो टिकट का सवाल अपने आप सॉल्व हो जाता है। देखा साथियों, किस तरह की भाषा शैली विपक्ष प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो 24 घंटे में से 18 घंटे काम किया, जिसका नतीजा ये निकल कर आया कि आज विश्व पटल पर भारत की एक मजबूत साख निकल कर आई है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेहनत का ही नतीजा है कि जो भारत विकासशील देश था, आज विकसित देश की श्रेणी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ये मोदी की लगनशीलता ही है कि उसने भारत को विश्व गुरु की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है। अगर ऐसे क्रमशील प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्द बोले जाएंगे तो ये भारतीय सभ्यता के लिए अच्छी बात नहीं होगी। अगर आपको विपक्ष की भूमिका निभानी है तो फिर आप मर्यादा में रहकर अपने भाषण करिए, मर्यादा में रहकर आप आलोचना करिए, लेकिन आलोचना करने का भी एक स्तर होता है। आज हद ये हो गई है कि भारतीय राजनीति के अंदर कि वो अपनी स्तर ही भूल चुका है। विपक्ष अपने लेवल को ही भूल चुका है कि किस लेवल तक जाकर हम सत्ता पक्ष का विरोध कर सकते हैं। आखिर समझना होगा। और सभी लोगों को, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, हमारे चैनल पर आकर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं सैयद हैदर, कैमरामैन शारिक खान के साथ।